1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस के टुवर्ड्स बढ़ रहा है। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट टाइम पे बहुत ज्यादा ग्लोबल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है एट एवरी लेवल, वेदर इट इज रशिया एंड यूक्रेन और इजराइल और पैलेस्टीन, और अभी के टाइम पे इजराइल और ईरान का भी वॉर चल रहा है। तो क्या इंडिया के अंदर जो हिस्ट्री है वो वापस रिपीट हो सकती है? 1991 का जो क्राइसिस है वो वापस रिपीट हो सकता है? तो लेट्स ब्रेक इट डाउन कामली। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था, बट अभी करेंटली 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर वापस आ चुका है। तो अभी के टाइम पर अगर हम देखें, काफी सारे वॉर्स चल रहे हैं, ऑयल डिस्ट्रप्शंस हैं, उसके अलावा काफी सारे जो स्ट्रेट्स हैं या रूट्स हैं ऑयल इंपोर्ट्स के, वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो why it is often compared that India's economic crisis will be repeated in today's context. तो it is important to understand कि इंडिया अभी का जो सिनेरियो है वो 1991 के सिनेरियो से कंपेयर किया जाता है। तो पहले समझना ये इंपॉर्टेंट है कि 1991 में हुआ क्या था। तो 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था जिस टाइम पे इंडिया के अंदर इंडिया जो था वो इंपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट था एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट नहीं करता था यूजुअली। तो हाई फिस्कल डेफिसिट था उस टाइम पे, यानी कि इंडिया का इट वाज लेस एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर, और इसकी वजह से अराउंड $2.2 बिलियन का लोन लेना पड़ा फ्रॉम IMF। अब उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा, इसकी वजह से रुपी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा और उसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में रिड्यूस हो गई, यानी रुपी डीवैल्यूएशन हुआ। और एट द एंड इसकी वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। क्योंकि इसके बाद आया LPG रिफॉर्म। LPG रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो इट स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट लिबरलाइजेशन, इट इंक्लूड्स कि यहाँ पर ग्लोबल रिस्ट्रिक्शंस अब धीरे धीरे करके कम होने लग गए थे। इसमें सबसे पहले जो लाइसेंस राज सिस्टम था इसको अबॉलिश किया गया। फिर आता है प्राइवेटाइजेशन, जहां पर डिसइन्वेस्टमेंट जैसी चीजों को इंक्लूड किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब इंक्लूड किया गया जो कि इनिशियल फेजेस में किया गया था, जिसके थ्रू काफी जैसे कि ONGC, गेल या फिर बाल्को या BSNL, इन सभी को शुरुआत में डिसइन्वेस्ट किया गया था। उसके बाद यहाँ पर आता है ग्लोबलाइजेशन, जिसका मतलब था कि मार्केट अब ओपन हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। MNCs की एंट्री होती है लाइक इन्फोसिस और TCS, और IT सेक्टर में बहुत बड़ा बूम होता है। अब जब हम कंपेयर करते हैं प्रेजेंट ग्लोबल इंस्टेबिलिटी को, तो रशिया यूक्रेन वॉर इज ऑलरेडी विजिबल विच वाज इनिशिएटेड इन 2022, और इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, फर्टिलाइजर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से एट द एंड एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। उसके अलावा जिसकी वजह से हम लोगों को बेलारूस और रशिया के थ्रू ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इज अमंग बिटवीन इजराइल एंड हमास। व्हेन वी टॉक अबाउट दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये दिन नहीं है, यहाँ पर रेड सी के ऊपर काफी सारे अटैक्स हुए, जिसकी वजह से शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, स्विस कैनाल डिस्ट्रप्ट हो गया, और एट द एंड बहुत ज्यादा ट्रेड डिस्ट्रप्शंस देखने को मिले। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन, US, ईरान और इजराइल 3 कंट्रीज हैं मेजर, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी डिस्ट्रप्शंस देखने को मिले। एट द एंड LPG के प्राइसेस के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, बहुत ज्यादा बढ़ गए LPG प्राइसेस। अब अगर हम इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो इंडिया के ऊपर अगेन यहाँ पर इन्फ्लेशन प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सप्लाई चेन डिसरप्शन इज ऑलरेडी विजिबल, फिस्कल बर्डन और सब्सिडीज तो ऑलरेडी थे ही, बिकॉज उस टाइम पर फिस्कल बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए, क्योंकि एग्रीकल्चर के ब्रेक होने पर काफी सारा फिस्कल बर्डन देना पड़ा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, और रुपी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर हुआ। तो दीज वर द एक्सटर्नली ड्रिवन फैक्टर इज ऑलरेडी विजिबल। उसके बाद आता है इंडिया का रिस्पॉन्स। इंडिया ने क्या किया? तो इंडिया हैज क्लियरली मेंटेन्ड अ न्यूट्रल स्टैंड, वेदर इट इज अबाउट अमेरिका एंड वेदर इट इज अबाउट इजराइल एंड हमास, और
वेस्ट के साथ रिलेशंस मेंटेन किए, रशिया के साथ रिलेशंस मेंटेन किए एंड साइमल्टेनियसली ईरान के साथ भी। इंडिया ने अपनी एनर्जी स्ट्रेटजी को डाइवर्सिफाई किया है, यानी कि अब डिस्काउंटेड ऑयल जो है वो रशिया से इंपोर्ट करता है इंडिया, और उसके अलावा भी कई सारे मेजर सोर्सेज भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा इंडिया फ्यूचर में क्या कर सकता है, तो इंडिया ग्रीन हाउस मिशन के ऊपर काम कर रहा है, एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर काम कर रहा है, सोशल रूफटॉप सिस्टम, बैटरी स्टोरेज सिस्टम, ग्रीन पोर्ट फॉर लो शिपिंग कॉस्ट, इन सब चीजों के ऊपर इंडिया साइमल्टेनियसली काम कर रहा है। अब इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 और प्रेजेंट सिनेरियो को कंपेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट, इस चीज को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो 1991 के टाइम पर इंडिया के पास लो फॉरेक्स रिजर्व्स थे, इकोनॉमी इतनी ज्यादा ओपन नहीं थी, क्लोज्ड थी, बहुत वीक स्ट्रक्चर हुआ करते थे। वेयर एज अभी के टाइम पर इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है और ग्लोबल इंटीग्रेटेड मार्केट है, यानी कि मार्केट इज मोर ओपन देन बिफोर। कंपैरेटिवली अगर हम यहाँ देखें तो प्रेशर सेम जरूर है बट स्ट्रेंथ इज वेरी डिफरेंट। तो अभी इंडिया इज नॉट अ फ्रेजाइल कंट्री, इट इज अ कंट्री जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक और अडेप्टिव बन चुका है। तो रियल क्वेश्चन ये है ही नहीं कि ये क्राइसिस रिपीट होगा या फिर नहीं होगा। क्वेश्चन ये है कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्स करेगा।